हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी यूनिट 3 में फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है एंड आज की क्लास में हम सेकंड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस। ये टॉपिक बहुत इजी है और थोड़ा टफ भी मान सकते हैं, बट इस पर क्वेश्चन जो है आपका आता ही आता है। ठीक है, एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आज की ही क्लास में हम इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आतंकवाद पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। देखो भाई, अगर हम नॉर्मली बोलें तो हमारे पास न्याय मतलब जस्टिस हमारे पास है, और वो किन किन चीज़ों में है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो तो हमें कानून के समक्ष समानता है, यह हमारा न्याय है, अधिकार है। इनफैक्ट सब चीज़ों का हमें जो राइट्स मिले हैं उन सब के राइट्स की हिफाजत करने का भी सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। और अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, मतलब उनके साथ कुछ गलत होता है, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर आवाज़ उठा सकते हैं। तो वो भी हमारा न्याय है, एक तरीके से हमें न्याय चाहिए। तो वो एक तरीके से जो हमारा अधिकार है वो न्याय दिलाने के लिए ही है। ठीक है, न्याय का जो एक तरीके से पढ़ाई होती है, न्याय के बारे में समझना होता है, वो इस बात से रिलेट करता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर बहुत रेयरली मुझे ऐसे स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स दिखते हैं जो अपने से बड़ों की या अपने से छोटों की या फिर अपने साथ वालों की, चलो अपने साथ की तो चलता है, लेकिन बड़े छोटों की रिस्पेक्ट करना एक बहुत अहम बात होती है आपकी लाइफ के अंदर। तो वो वाली चीज़ कि आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, अब अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो एक तरीके से उसका भी एक तरीके से उल्लंघन ही हुआ अधिकारों का, कि आप उसके उन अधिकारों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कि अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए टोकता है, कुछ करता है, तो आप उसको उल्टा ही जवाब दे देते हैं। तो वो सारी चीज़ें कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जस्टिस के बिहाफ पर रिलेट करती हैं। ठीक है, समकालीन राजनीतिक जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने न्याय के बारे में अपने पर्सपेक्टिव को लगभग मतलब सेम सा ही रखा और पूरी स्टेट के भीतर उसको सेंटर बना के रखा। उन्होंने कहा जो हमारी स्टेट है वो ही हमारे न्याय पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ तो निर्भया रेप केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 16 दिसंबर 2012 से लेकर बहुत आगे जाकर 2021 में आकर उनको फांसी हुई थी। उसके बीच में भी मतलब इतना सब, जबकि सारे सबूत थे, सारे खिलाफ थे, सब कुछ उन लड़कों आदमियों के खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इतने साल तक उनकी रिहाई होती रही कि हाँ ठीक है, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, ये वाली चीज़ होती रही। तो वो वाली चीज़ को लेकर इन्होंने बोला कि राज्य के भीतर ही न्याय को हम सेंटर मानते हैं कि राज्य क्या करे, क्योंकि आप लोग अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो जो हमारे अपराधी होते हैं उनके पास भी कुछ राइट्स दिए जाते हैं उनकी फांसी से पहले। ठीक है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन सबको भी हमारे और सारे लोग देखते हैं और वो 4 टाइप ऑफ कैटेगरी से गुजरता है। उसके बाद जाकर देखा जाता है कि मुजरिम को फांसी देनी है या नहीं देनी है। तो उस सबको मिलाकर ही टोटल 2012 से 2021-22 आ गया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे फिलोसफर ने सामने रखी है। उन्होंने बोला है कि पिछले 20 सालों में या तो वैश्विक क्षेत्र मतलब पूरे हमारे ग्लोबल एरिया में मिलाकर चीज़ों को, और साथ में कि मतलब उसके अंदर जो टॉपिक्स शामिल करे गए हैं वो बहुत 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 ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वैश्विक तौर का ना बता के सिर्फ भारत का आपको बताऊं तो निर्भया रेप केस के बाद रेप केस इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे थे। क्यों क्या इसका तो रीज़न हम नहीं जान सकते, लेकिन उसके बावजूद किसके बावजूद कि दिल्ली पुलिस ने हाथों हाथ सारे खोज करी, सारे लोगों को पकड़ा, कुछ ही दिनों के अंदर उन सभी मुजरिमों को पकड़ा, सारे सबूत इकट्ठे करे, उस लड़की के लिए इलाज के लिए सब चीज़ें करी, सब कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या यहाँ पर चीज़ आ रही है कि टॉपिक्स के बिहाव पर भाई ये देखा गया कि एक बहुत वास्ट टॉपिक ये बन गया है, चाहे वो बच्ची हो, बूढ़ी हो या फिर लड़की हो, इन सब के साथ ये नॉर्मली चीज़ें अब बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी हैं, जो एक वक्त पे कभी कभी सुनने में आती थी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये वाली चीज़ उन्होंने फिलोसफर्स ने सामने रखी है। उन्होंने बोला कि जैसे युद्ध में न्यायपूर्ण आचरण के मामले लंबे समय तक चिंता रखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताऊं तो अभी जो हमारी वो हो रही थी, वॉर हो रही थी,
ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने वॉर को, अब वॉर का क्या मसला बन जाता है, वॉर नहीं रुकती है तो वो मामला हमारी बाकी कंट्रीज़ तक जाता है। ठीक है, अगर बाकी कंट्रीज़ भी नहीं संभाल पाती हैं तो फिर यूएन तक जाता है, यूएन तक भी नहीं जाता, यूएन भी नहीं संभाल पाती तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस चीज़ों को रखा जाता है और इन चीज़ों को देखा जाता है ताकि जो वॉर हो रही है, ठीक है, अब एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था शायद मैंने बताया नहीं, वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो अभी बीच में पिछले साल या उससे पिछले साल वॉर हुई थी उसका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो उनका जो मसला था वो यूएन तक गया। अब इंडिया में जितनी बार लड़ाई हुई कुछ भी हुई, लेकिन इंडिया का मसला इतना आगे तक नहीं चला तो वो यूएन तक नहीं गया, लेकिन अगर चलता तो वो यूएन तक जाता, और अगर बहुत गंभीर होता तो वो स्टार्टिंग में ही यूएन तक जाता। हो भी सकता है गया हो, अभी दिमाग में नहीं आ रही वो पुरानी बातें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमारे फिलोसफर ने सामने रखा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हाल में ही देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ग्लोबलाइजेशन है, हमारी मॉडर्निटी है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस है, ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें घटनाएं उत्पन्न करती हैं। किस चीज़ की? वैश्विक न्याय को ख़त्म करने की, या फिर एक तरीके से उसके लिए आवाज़ उठाने की। सो अब आता है आपका मेन टॉपिक, वो है आपका क्या? ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय क्या है। वैश्विक न्याय क्या है, मतलब नॉर्मली इसको हम समझें तो कुछ ऐसा ख़तरनाक भी नहीं है, लेकिन वैश्विक न्याय जॉन रॉल्स का लोगों का कानून एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण काम था और वैश्विक न्याय के विभिन्न मॉडल्स के बारे में सोच को बहुत प्रेरित करता था। भाई अगर न्याय की बात आती है, अगर हम वेस्टर्न थिंकर्स में लें तो जॉन रॉल्स की न्याय का सिद्धांत जो है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल थिंकर्स में लें तो अंबेडकर जो है हमारे, उन्होंने न्याय के सिद्धांत को सामाजिक न्याय को सामने रखा है, लेकिन उनकी थ्योरी के अंदर भी जॉन रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत है उसको ऐड करा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ को हमारे जॉन रॉल्स ने एक वैश्विक तौर पर, मतलब ग्लोबली उस पर बिहाफ पर भी बताया कि जो है हमारा न्याय वगैरह हम इसको इस तरीके से मानते हैं। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब ये हमारा आता है कि बेसिक हम आपको ग्लोबल के साथ इंटरनेशनल जस्टिस भी समझना है, तो अब आप वो समझेंगे। ठीक है, मतलब ग्लोबल हो या इंटरनेशनल हो, बात तो एक ही है, बस घुमाने वाली बात है। मैंने ये ऐड इसलिए करा है क्योंकि क्वेश्चन घुमा हुआ आ जाता है, इस वजह से मैंने इस दोनों वर्ड्स को एक साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, देखो अक्सर हमारे वैश्विक या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो जस्टिस है उसके बीच में ना अंतर किया जाता है। इन दो धारणाओं के बीच में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उन इंस्टीट्यूट को शामिल करना होता है जिनके बीच न्याय की मांग होती है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन है, और जैसे और भी अलग छोटे संस्थाएं जो यूएन के अंडर होती हैं, जैसे ब्रिक्स है और हमारी एससीओ है, ईयू है, और भी बहुत सारी हैं जो बेसिक हमारी न्याय के बिहाफ पर काम करती हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, वैश्विक न्याय के क्षेत्र के अंदर सिर्फ, मतलब इसका उल्टा सिद्धांतवादी मुख्य रूप से ये नहीं चाहते हैं कि राज्यों और राष्ट्रों के बीच में न्याय को परिभाषित किया जाए। राज्य और राष्ट्र, अब यहाँ फ़र्क समझिए। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य हमारे देश को ही बोला जाता है, राज्य और राष्ट्र दोनों को हमारे देश को ही बोला जाता है। नॉर्मली राज्य स्टेट्स को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में राज्य और राष्ट्र देश को ही बोला जाता है। तो इन सब के बीच में न्याय को किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो वाली बात, लेकिन वो राज्य के जो पूरा मतलब पूरा माध्यम है ना उससे नीचे उतरते हैं और इस बारे के बाद पूछताछ करते हैं और मनुष्य के बीच में न्याय भी रखते हैं। सो इस चीज़ को अगर हम और गहराई से देखें तो वैश्विक न्याय जो है हमारा पूछताछ इंसान की, उनकी मेंटालिटी से, उनकी सब चीज़ों से सामने आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर नॉर्मली हम लड़का और लड़की, पुरुष और महिला के अंदर ही न्याय की बात रखें तो बहुत सारे कंजर्वेटिव लोग आज के ज़माने में भी ऐसे हैं जो लड़कियों का बाहर निकलना, लड़कियों का पढ़ना, लड़कियों का जीन्स पहनना, वेस्टर्न ड्रेस पहनना, ये सब चीज़ें अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो दिमाग अपना खोलने के बाद, आज के ज़माने में रहने के बाद भी लड़कियों का काम करना, पढ़ना लिखना, गेम्स में, स्पोर्ट्स, सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी इंटरनेशनल जस्टिस के अंदर रखी जाती हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ध्यान में रखना, कभी एग्जाम्पल के तौर पर काम में आ सकता है।
तो जी आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं जो राज्यों में कटौती तो करती हैं या फिर विभिन्न एजेंटों में या फिर संबंधों और संरचनाओं को भी शामिल करती हैं, ठीक है, कि उनके रिलेशंस को या फिर उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है उन सबको शामिल कर देती हैं। और ये मैंने जो आप लोगों को निर्भया रेप केस वाला बताया था, आप लोग इससे पहले मुझसे कमेंट में बोलते हैं, लेकिन मैंने वो आपको इसलिए बताया था, आप बोलोगे मैम इंटरनेशनल पढ़े हैं लेकिन भारत का क्यों बताया, क्योंकि निर्भया रेप केस एक ऐसा केस था जो हमारी जिसकी सुनवाई के लिए, जिसकी जस्टिस के लिए यूएन तक बात गई थी, ठीक है, क्योंकि आप सभी ने अगर उस पर डीपली खोज करी होगी तो आप सभी जानते होंगे कि उस पर कितना सब चला था। इनफैक्ट निर्भया के जो इलाज था, उनका ट्रीटमेंट था, वो भी सिंगापुर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में करवाया गया था, लेकिन वहीं पर उस लड़की ने दम तोड़ दिया था। तो वो वाला जो इसका जो केस था, क्योंकि जस्टिस नहीं मिला था, 2012 से 2021 आ गया, फांसी नहीं हो रही थी, तो यूएन तक निर्भया रेप केस गया था, ठीक है। इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स के अंदर। बहुत सारे अलग अलग तरीके की बातचीत जो है हमारे राज्य की सदस्यता से लिमिटेड नहीं होती है, और फिर भी इम्पॉर्टेंट तौर पे देखा जाए तो इंसान के सभी मौलिक हितों को वो प्रभावित भी करती है, ठीक है, इफेक्ट भी डालती है। तो इसलिए ये सवाल पूछना अलग अलग इंसानों को एक दूसरे पर क्या है, क्या मतलब क्या रखा गया है, उनका हक क्या रखा गया है, अक्सर रिश्तों को और स्ट्रक्चर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट बताता है, ठीक है। तो वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अंदर आपकी नॉर्मली यही चीज़ है। अब आता है वैश्विक न्याय का सिद्धांत। वैश्विक न्याय के सिद्धांत के अंदर 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली है वैश्विक न्याय का जो इंपॉर्टेंस है वो प्रॉब्लम्स के रूप में क्या गिना जाना चाहिए, इस चीज़ को ढूंढना है। दूसरी चीज़ है कि हर पहचानी गई प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकलता है, वो चीज़ है। तीसरी चीज़ है पहचानी गई समस्या की प्रॉब्लम्स में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किस किस को वो जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसको कैसे पहचाना जा सकता है। और चौथी चीज़ है हर समस्या को हल करने से रिलेटेड अलग अलग एजेंट बनाए जाएंगे, अलग अलग एजेंटों को क्या क्या काम सौंपा जाएगा, वो किस पद पर रह के क्या काम करेंगे, वो चीज़ आती है। और पांचवी चीज़ में आता है कि इंसान का पर्सपेक्टिव, कि वो पर्सपेक्टिव अलग अलग पदों पे अलग अलग काम रहने के बाद वो क्या रखता है, ठीक है। तो वैश्विक न्याय के सिद्धांतों का जो उद्देश्य है, हम अपनी पूरी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद के लिए उसको यूज़ करते हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या है हम उसको समझते हैं, ठीक है। वो जो मैंने अभी आपको निर्भया वाला बताया, उसके अंदर जस्टिस मिलने का साथ ही साथ लोगों का भी बहुत हाथ था। अगर लोग प्रोटेस्ट नहीं करते जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे, इनफैक्ट इंडिया से बाहर पूरे इंडिया में उसके लिए सब चल रहा था, प्रोटेस्ट था, सब सारी चीज़ें थी, वो आवाज़ भी हमारी यूएन तक गई। तो वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि किसी को उसका हक दिलाना, किसी को अगर उसकी गलती नहीं है या उसकी मतलब उसके साथ बेवजह कोई जुल्म हो रहे हैं या कुछ और है, तो वो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। तो उसके लिए भी कि उसमें हर एक शख्स का पार्टिसिपेट था, लोगों उन मुजरिमों को फांसी तक पहुंचाने में, ठीक है। तो ये है हमारे वैश्विक न्याय के सिद्धांत। अब आती है समस्या कब वैश्विक न्याय समस्या बनती है, ठीक है। देखो, एक समस्या को अक्सर हम नॉर्मली वैश्विक न्याय समस्या के रूप में तब जानते हैं जब सबसे पहली बात कि एक एजेंट या फिर इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी काम या फिर कोई भी एक्टिविटी से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं जो एक राज्यों का पता लगा सकती हैं और दूसरे राज्य के निवास में नेगेटिव जो हमारी नेगेटिविटी है वो फैला सकती है, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनआरसी का 2029 के एंड से जो चल रहा था, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो चलते चलते इंडिया से चलते चलते दिल्ली से और जगह फैली, और जगह फैलने के बाद इंडिया, आउट ऑफ इंडिया फैली, पाकिस्तान है हमारा, अमेरिका है, कनाडा है, बहुत जगहों पे लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू करे और सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा और भी तरीके की कुछ चीज़ें एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मतलब नॉर्मली आप कोई भी लिख सकते हैं ऐसी चीज़ जो ज़्यादातर ऐसे फैल जाती है। जैसे कि इस टाइम पे, सबसे रिसेंट टाइम पे, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने पेपर में लिखोगे तो आपकी जनरल नॉलेज देखकर टीचर आपको मार्क्स अच्छे देगा। इस टाइम पे जो नॉर्मली 2019 से अब तक जो दंगे बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, ठीक है, वो दंगे बेसिक इंडिया से शुरू हुए, लेकिन वो चीज़ें उसके लिए प्रोटेस्ट, उसको रोकने के लिए कि उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे, तो वो चीज़ें हमारी आउट ऑफ इंडिया भी चली हैं। तो वो वाली चीज़ है कि हमारी समस्या कब वैश्विक समस्या बन जाती है, वो वाली चीज़ है। इसमें दूसरी चीज़ आती है कि एक राज्य उसके इंस्टीट्यूट के अंदर, उसकी पॉलिसीज़ के अंदर और दूसरे राज्य
कि क्या लाभ और उसका नुकसान रहता है, वो सारी चीज़ें जो है हमारी सामने निकल कर आती हैं। ठीक है, ये सारी जो है सब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ये दूसरा पॉइंट है हमारा ये चीज़ बताने में। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे सोच विचार जिनके लिए एक राज्य में एजेंटों को दूसरे राज्य के एजेंटों या फिर उनके इंस्टीट्यूट से रिलेट करके बहुत सारी कार्रवाई के लिए भेजा जाता है, इस तरह की कार्रवाइयों को इंस्टीट्यूट्स या फिर जो पॉलिसीज़ हैं उनके माध्यम से ही समझा जा सकता है। चौथी चीज़ है कि हम एक या एक से ज़्यादा राज्यों के निवासियों को दूसरे राज्यों के सहयोग के बिना प्रभावित करने वाली समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। कि जैसे कि वो वाला जो NRC वाला जो सारा चल रहा था वो इंडिया से चलते चलते आउट ऑफ इंडिया भी गया था, तो वो वाली चीज़ चौथी में कि एक या एक से ज़्यादा राज्यों में निवास करने वाले लोग दूसरे राज्यों के अंदर वो चीज़ पहुंचा रहे हैं और उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो वो हमारा वैश्विक समस्या के अंदर आ जाता है। अब आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मामलों में व्यवहार को निर्देशित करने के सिद्धांत। ठीक है जी, न्याय के किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर कोई है तो मनुष्य के बीच में उसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है, वो चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत ने घरेलू न्याय के मामले में डेवलपमेंट किया और घरेलू न्याय के मामले में डेवलपमेंट करने के अलावा उसने कुछ और नहीं करा। ठीक है, अब घरेलू न्याय का क्या मतलब है यहाँ पर, कि मतलब उनका कहने का ये था कि घरेलू न्याय इन द सेंस जो नॉर्मली लोगों के घरों में होता था, कि पहले औरतों को नहीं था अधिकार इतना, और या फिर मज़दूरों के मामले में देखें तो मज़दूर काम उतना करते थे लेकिन पैसे उनको उतने नहीं मिलते थे। लेकिन जॉन रॉल्स ने हमारे क्या करा, उन्होंने वैश्विक न्याय तक की बात करी थी, वो किसी जगह तक सीमित नहीं थे। ठीक है, तो रॉल्स के लोगों के कानून का जो प्रभाव था वो नॉर्मली क्या था, द लॉ ऑफ पीपल में जॉन रॉल्स ने 8 सिद्धांतों के बारे में बताया था और उनका ये मानना था कि लोगों का जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होना, मतलब एक तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, दंगों को बढ़ावा देते हैं, लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नॉर्मली कोई भी जा रहा है, और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको वीडियोस में बहुत बार बताया है कि एक वक्त ऐसा भी था कि मुहर्रम के टाइम पे जुलूस निकल रहा था और नवरात्रियों का जुलूस निकल रहा था। नवरात्रि के टाइम पे दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में थे और आपस में उन लोगों को कट होकर जाना था, लेकिन उस बीच में किसी ने उधर से पत्थर मारा, उधर से पत्थर मारा और आपस में लड़ाई हो गई, और कौन मरे, बेचारे जो हिंदू मुसलमान जा रहे थे वो मरे। ठीक है, तो वो वाली चीज़ों को कि हमारे यहाँ सामने रखा था उन्होंने, तो इन्होंने बोला कि भाई इसलिए मैं मानता हूँ कि इंसान का जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना वो लिमिटेड ही होना चाहिए, कि वो बैठे बिठाए भी, जैसे नॉर्मली देख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग कितना मतलब ये आतंकवाद को या इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, जॉन रॉल्स ने जिन 8 सिद्धांतों का समर्थन किया था वो लोगों की स्वतंत्रता, समानता को भी स्वीकार करते हैं, कि लोगों को गैर हस्तक्षेप के कर्तव्यों मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उनकी जो एक तरीके से आत्मनिर्णय है उसका भी उनको अधिकार है, उनकी संधियों का उनको पालन करना भी चाहिए, और मानवाधिकारों की ऐसी सूचियों का भी सामना करना चाहिए जो खुद को निश्चित रूप से चलने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो उचित तरीके से अगर वो युद्ध में संलग्न है और लोगों के आत्मनिर्णय को सक्षम करने के लिए भी इंस्टीट्यूट की स्थापना अन्य लोग मतलब अलग अलग लोगों की सहायता करने के लिए कर रहे हैं, तो भैया वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो युद्ध के अंदर हैं, ऐड हुए हुए हैं और ये सारी चीज़ें अगर वो ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई दूसरे लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है और वो उस पर कंट्रोल लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रॉल्स के लोगों के कानून का जो प्रभाव है ना वो यही पड़ा है कि लोगों ने जॉन रॉल्स के सिद्धांतों से ये समझने, इन 8 सिद्धांतों से समझने की कोशिश करी कि भाई किस तरीके से इंसान को इंटरनेशनल रिलेशंस पर कंट्रोल भी रखना चाहिए और बातचीत को भी बढ़ाकर रखनी चाहिए। रॉल्स के बहुत सारे आलोचक हैं, ठीक है, ये सभी जानते हैं, और रॉल्स के आलोचकों के बीच भी बहस होती है और इस मुद्दे को लेकर होती है कि भाई इंसान, देखो जैसे कि हमारे उदारवादी विचारक हैं वो राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लाइफ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का ये मानना है कि इंसान का एक नेचुरल राइट है कि वो ज़िंदगी जिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करे, लेकिन उनके जो अपोजिट लोग हैं वो कहते हैं हाँ उसका अधिकार है वो कुछ भी करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये भी उसका राइट है कि वो दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करे, तो फिर वो जो कर सकता है कर ले। ठीक है, अब जैसे कि अगर कोई दंगे को बढ़ावा देता है सोशल मीडिया के थ्रू या आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे बहुत सारे तादाद में जो लोग हैं वो मारे जा सकते हैं, उनका अधिकारों का हनन होगा,
उन लोगों को न्याय तो मिल जाएगा कितने भी साल बाद, लेकिन उनकी जान तो जा चुकी है ना, तो वो बचे ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ को जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में बताने की कोशिश कर रखी है। अगला टॉपिक है हमारे वैश्विक कर्तव्य क्या हैं, ठीक है, जो हमारे ग्लोबल ड्यूटीज़। अब जैसे कि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाए तो फंडामेंटल राइट्स हम सबके लिए हैं, और जो हमारे DSPS हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे, वो हमारे राज्य को दिए गए हैं। राज्य को क्यों दिए गए हैं? क्योंकि राज्य हम लोगों की हिफाजत करता है, इसलिए उनको दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के बिहाफ पर। तो इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के अंदर तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ वो यही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने ठीक रखना। ये नहीं कि तुम इंडिया में बैठ के पाकिस्तानियों को बुरे बोलो या पाकिस्तानी बैठ के इंडियंस को बुरे बोलो, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो अपने ही घर में बैठ के ईंट पत्थर उछालना शुरू कर देंगे। कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है इन सब चीज़ों को। तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं जो एक वैश्विक तौर पर सामने रखी जाती हैं, ठीक है। तो हमें 1 अरब या उससे ज़्यादा लोगों के लिए क्या करना चाहिए कि उनकी वर्तमान में गरीबी जो है, पावर्टी, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इंटरनेशनल न्याय पर कि अब देखो, अब अगर न्याय की बात हो रही है तो जाहिर है गरीबी पे भी होगी ना, कि एक तो अंबानी है और एक उसी की जगह पर उसके घर में काम करने वाले, चलो उनके नौकरों को भी अच्छा खासा पैसा मिलता होगा, लेकिन उसी के अपोजिट जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनका अपना घर भी नहीं है, तो वो लोगों का क्या होगा? तो वो एक इंटरनेशनल न्याय के बिहाफ पर सामने आते हैं। तो वो वाली चीज़ को यहाँ पर रखा गया। अब इन्होंने बोला कि अगर आप इंटरनेशनल न्याय की बात करते हो ना, जस्टिस की, तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आती है कि कोई एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है। गरीबी है, आतंकवाद है, दंगे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, या फिर जो हमारे और भी तरीके की चीज़ें, अगर नॉर्मल जेंडर पे देखा जाए तो जेंडर पे भी कितने झगड़े होते रहते हैं, वो वाली चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। जब हम एक दूसरे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो बहुत बहस होने लगती है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, तेरी भी तो थी, तू भी तो कर सकता था। अरे हो भी सकता है कि अगर तुम करो तो पहल करने से वो दूसरा शख्स भी पहल कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बारे में बहस करते रहते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। दिन बर दिन आपस में एक दूसरे से लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। लड़ने से सामने वाला इंसान तो जा चुका है, ठीक है। अब जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, खड़े हो जाते हैं घेरा बना के, अरे भाई कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो, कुछ करो। भाई तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है क्या? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी गाड़ी को रोक के, रिक्शा को रोक के, कुछ भी करके तुम्हारा क्या थोड़ा सा पैसा ही तो वेस्ट होगा। हो सकता है उस शख्स की ज़िंदगी बच जाए। उसकी ज़िंदगी किसी और के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो वो हम नहीं जानते हैं, देखिए, उसके घर वालों के लिए या फिर उसके खुद के अपने लिए, या फिर अपने घर वालों को पैसा कमा के देता हो या देती हो, तो कितने लोग उसके ऊपर चल रहे होंगे। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि आप बीच में खड़ो के बोला, अरे तू फ़ोन कर, एम्बुलेंस को बुला, एम्बुलेंस को भी टाइम लगता है आने में, तो बेटर है कि आप ही उस शख्स को वहाँ तक पहुँचा दो। तो ये होती हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आ जाती है मानवाधिकार पूर्ति, ठीक है, ह्यूमन राइट्स फुलफिलमेंट। देखो, अगर वैश्विक न्याय मामलों की चर्चा करते हैं तो अक्सर ह्यूमन राइट्स की टॉपिक को एक चिंता के रूप में सामने रखा जाता है। बहुत सारे राष्ट्रवादी जो हैं वो एक दूसरे के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, और वो ये कहते हैं कि एक अच्छा तरीका है हमारे मानव अधिकारों को सेव रखने का, ठीक है। कि अब वही वाली बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये भी कहता है कि आपको अगर हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो उनका मतलब आप यूज़ करो, लेकिन किसी और का उल्लंघन मत करो, ठीक है। जैसे आर्टिकल 19 के अंदर काफ़ी क्लॉसेस हैं, उन क्लॉसेस में डिवाइड किया गया है कि बोलने का अधिकार है लेकिन किसी और को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, या फिर आपको संघ बनाने का अधिकार है लेकिन लोगों को मारने के लिए संघ बनाने का अधिकार नहीं है, उनके लिए भी आर्टिकल्स बनाए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर रखी जाती है मानवाधिकार पूर्ति के अंदर। पहले मानवाधिकार से संबंध में हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे अलग अलग टाइप के थे, लेकिन 1980 से पहले वो बहुत वास्ट रूप में थे, ट्रेडिशनल रूप में थे, क्लासिकल रूप में थे, तो उनको आगे जाकर डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ यहाँ पर इंडिया की बात नहीं हो रही है। अब आता है आपका बल का उचित उपयोग, सैन्य हस्तक्षेप और उसके परिणाम। इसमें सबसे पहला टॉपिक है युद्ध और न्यायपूर्ण आचरण। देखो, वैश्विक न्याय के क्षेत्र में युद्ध से संबंधित मुद्दे बहुत लंबा इतिहास बना के रखते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो मामले होते हैं उसमें बल देने के लिए उपयोग के बारे में बहुत सी बहस भी होती हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सिसरो थे, एरिस्टोटल थे, थॉमस थे, उन सभी ने मानदंडों के कुछ शुरुआती खातों को सामने रखा था, जिससे युद्ध के औचित्य के बारे में मतलब बात सामने आई थी। तो 2 तरीके के क्षेत्र थे जिनके बारे में समझना पड़ना ज़रूरी था, जैसे जिन परिस्थितियों में युद्ध स्टार्ट हुआ, और दूसरा युद्ध के भीतर निष्पक्ष आचरण के शर्तें। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो USA और USSR का जो
शीत युद्ध के टाइम पे चल रहा था। शीत युद्ध बेसिकली आपकी विचारधाराओं की लड़ाई थी। उसके अंदर वेपन्स वगैरह, लड़ाई झगड़े, सेना सब तैयार था, लेकिन वो सिर्फ विचारधारा पे, कि मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ अरे मेरे वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे गलत बोलते हैं। आप ये सोच सकते हो कि हो सकता है मैम हमारे बारे में किसी से बुराई करती हो हमारी, है ना। तो वो वाली चीज़ कि अभी विचारधाराओं वाली लड़ाई हो गई आपस में, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लेकिन बेसिक ये चीज़ है ही नहीं। हो भी सकता है आप ऐसा ना करते हो भी सकता है मैं ऐसा नहीं करती हूँ, हो भी कह सकता है हम ऐसा करते ही नहीं है। खैर, तो वो वाली चीज़ें कि अब वो जो था हमारा यूएसएसआर और यूएसए वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, इंटरनेशनल था सारा। तो उसके बिहाफ पर नहीं, अगर वो हो जाता तो वो वर्ल्ड वॉर 3 होती और दुनिया ख़त्म हो जाती। ठीक है, तो वो वाली चीज़ों को यहाँ पर सामने कि युद्ध, जिन सिचुएशन में युद्ध शुरू हुआ वो वाली चीज़, और युद्ध के सामने क्या निष्पक्षताएं रखी गई हैं वो वाली चीज़। सेकंड है आपका मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप कहता है कि किन सिचुएशंस में अगर कोई भी इंसान बैठा हुआ है और अगर उसको लगता है कि उसने सैन्य संलग्न हो सकता है उससे। तो हाल के वर्षों में ये जो मुद्दा है, सूडान, पूर्व यूगोस्लाविया और लीबिया में बहुत बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए होता है। अब इस एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इतना ज़्यादा नहीं भी घुमाऊँ तो आप लोगों को नॉर्मली पता है साउथ अफ्रीका में बहुत जगहों पे ब्लैक वाइट का कितना पुराना चलता रहा है और आज भी होता है। तो इसका ये क्या मतलब है? अगर इसका ये मतलब है कि उनके भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वो एक इंटरनेशनल मुद्दा है। ठीक है, कि अगर आप मतलब यहाँ पर भी लोगों को देखो, उनके फेसबुक अकाउंट देखो, ट्विटर देखो, उनके खुद की बोली देखो, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि ये काला गोरा कुछ नहीं होता है, इंसान की जो काबिलियत होती है वो सब कुछ होती है, और हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ऊंच नीच नहीं होगी। तो वो वाली चीज़ है कि मानवीय हस्तक्षेप। अब मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर ये आ गई है कि अगर आप देख रहे हो कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए आपने आवाज़ उठा दी है, तो आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, आपका जितना फैट है, जितने हाथ पैर नाक कान है सब वहीं रहेंगे। तो वो मानवीय हस्तक्षेप की करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कि वो निर्भया रेप केस में अगर दिल्ली से लेकर पूरे इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं फैलती तो वो मुद्दा यूएन तक भी नहीं जाता और निर्भया को जो है राइट भी नहीं मिल पाता। ठीक है, कि उसकी रूह को भी नहीं सुकून मिल पाता कि मेरे जो मुजरिम हैं आज तक जिंदा बैठे हुए हैं और खुशी खुशी घूम रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका आतंकवाद। आतंकवाद किन सिचुएशंस में आतंकवाद जो है वो फैलता है, बढ़ता है। ठीक है, आतंकवाद एक सेंट्रल रूप से या तो लोगों के खिलाफ हिंसा का उपयोग करता है या धमकी देने के उपयोग करता है, या फिर आमतौर पर एक दूसरे को निर्दोष मानते हैं। ठीक है, ताकि ऐसे परिणाम उत्पन्न हो सके जिसकी मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएं। ठीक है, तो जैसा कि आतंकवाद ज़्यादातर अत्याचारों नागरिकों पे करते हैं, बॉम्ब रख देते हैं, खुद भी मर जाते हैं, कैप्सूल उनके मुंह में ऑलरेडी होता है कि पकड़े गए तो निकल लिए जी, बाय बाय। तो वो वाली चीज़ है कि आतंकवाद इस स्तर पर नागरिक हिंसा के वैध लक्ष्य हो सकते हैं। इसके साथ ही नागरिकों को लक्षित करने के लिए सरकार एक रेलेवेंट रूप पे मिसाल है कि मतलब कि सर्वोच्च आपातकाल के रूप में मान सकती है। ठीक है, कि मतलब जैसे कि अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन में कि यार यहाँ पर बॉम्ब हो सकता है या कोई बड़ी चीज़ है या किसी पे शक है, तो आप उसके लिए भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो सकता है कि वो सच में ऐसा हो और आपकी मदद से कितने लाखों लोगों की जान बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्विक आर्थिक न्याय। वैश्विक आर्थिक न्याय के मतलब कि इकोनॉमिकल बेस पे। अब जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपना माल बेचकर वो पैसे कमाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ अपना माल बेचकर दूसरों को वो करती हैं, तो वो डेवलपिंग से धीरे धीरे डेवलप होती जा रही हैं और वो एक टाइम पे हो भी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्विक लिंग न्याय। वैश्विक लिंग न्याय का वही मुद्दा है औरत आदमी वाला। फेमिनिस्ट तो आप जानते ही हैं कैसे हैं। फेमिनिज्म का जो मुद्दा था वो बहुत टाइम बाद पॉलिटिक्स में ऐड हुआ था, नहीं तो फेमिनिज्म की इतनी सुनी नहीं जाती थी। ठीक है, तो वो वाली चीज़ कि इंसान का मतलब आदमी और औरत का जो लिंग न्याय चल रहा है वैश्विक तौर पे वो सारा है। प्रवास इमिग्रेशन के अंदर नॉर्मली क्या बात रखी गई है कि प्रवासन से संबंधित जो हमारा इंटरनेशनल वो है जस्टिस, उससे बहुत बड़े मुद्दों पर बहस होती है, स्थायी पर अस्थायी कानून अवैध इन सब पर। इनमें शामिल है कि क्या राज्यों को अपनी सीमाओं को कंट्रोल करने का अधिकार होना चाहिए या फिर उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनके जो प्रवासी हैं वो इधर उधर ना भटकें, गलती से भी इधर उधर अरे मैं तो इधर चला गया। तो वो वाली सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। ठीक है, इन्वायरमेंट के बेस पर कि भाई जो वॉर्स इतनी ज़्यादा चल रही हैं, वॉर्स वगैरह हो रही हैं, उनसे वक्त से पहले गर्मी हो जाती है। भाई अब इतने बम पटाखे फोड़ोगे तो जाहिर है ना, खैर पटाखे तो नहीं, बम फोड़ोगे तो उससे लोग भी कितने मर रहे हैं, कितनी गर्मी बढ़ रही है, कितनी जगह तबाह हो रही हैं, हमारी पूरी ग्लोब पे कितना ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है, वो वाली चीज़ें हैं। और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे पे कि अब कोविड का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया जाएगा।
कोविड पूरे विश्व के अंदर फैला, ठीक है। कोविड के लिए कितनी ज़्यादा सुरक्षाएं की गई, कितने ज़्यादा इलाज के लिए मेडिसिन निकाली गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें कि वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दा भी हमारा होता है। कोविड है या बहुत टाइम पहले प्लेग फैला या बहुत टाइम पहले और अलग अलग तरीके की बीमारियाँ फैली थी, ठीक है जी। कुछ मुद्दे जो कई विषयों में कटौती करते हैं, प्राकृतिक संसाधन और वैश्विक न्याय। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज और वैश्विक न्याय जो टॉपिक्स के अंदर कटौती कर जाते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के बिहाफ पर ये मतलब ये नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो एक ही इंटरनेशनल रिलेशन कैरिंग आपका न्याय पर, जस्टिस पर आवाज़ उठ जाती है, ठीक है। वैश्विक समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व का आवंटन है कि वैश्विक समस्याओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भी किसकी हैं, इंसानों की हैं, ऑब्वियसली बात है। और लास्ट है हमारा सार्वजनिक नीति में योगदान की, जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें हमारा क्या योगदान है क्या नहीं है, वो मेन चीज़ आती है, ठीक है। तो ग्लोबल जस्टिस आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम IT कंप्लीट करेंगे अपना, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, दैट्स इट, आपका जो सब्जेक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। सो आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी बना हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।